गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिस्टर सच्चिदानंद यादव। यस सर। बैठें। थैंक यू सर। अपना परिचय दें ज़रा। सर मेरा नाम सच्चिदानंद यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जौनपुर से ही की है। उसके पश्चात मैंने 2013 में NIT रायपुर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में बीटेक किया। बीटेक करने के पश्चात मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 3.5 सालों तक जॉब किया है। उसके पश्चात 2017 से फिर मैंने जॉब में रिज़ाइन करके UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इतना प्रॉमिसिंग कैरियर और इतनी टेक्निकल डिग्री लेने के बाद सिविल सर्विसेज का क्या आकर्षण है? सर सिविल सर्विसेज में आने का मेरा पहले से ही प्लान था। थोड़ा सा इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए मैंने लगभग 3 सालों तक जॉब किया था और इस फील्ड में आने का जो मुझे मोटिवेशन मिलता है वो उन्हें मैं 3 बिंदुओं में रख सकता हूँ। पहला है कि इस फील्ड की जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है वो अच्छी है, उसके साथ सोशल रिकग्निशन मिलता है इस फील्ड में और जॉब सिक्योरिटी है। तो ये तीनों चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं सिविल सेवा में आने के लिए। तो ये बताएं, जौनपुर के बारे में कुछ विशेषताएं बताएं। सर जौनपुर की स्थापना मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा की गई थी। विशेषतः फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी अपने बड़े भाई जौना खान की स्मृति में। उसके बाद से जौनपुर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराता है। और अगर इसके अन्य पक्षों की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है और शिक्षा के मामले में भी काफ़ी प्रगति कर रहा है। यहाँ पर कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय है और जौनपुर से लगा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी, वहाँ पर भी शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें सर जौनपुर की मुख्य विशेषताएं हैं। उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जा चुका है एक बार, पर लोगों का अभी भी कहना है कि इतना विशाल प्रदेश है यस सर कि इसका अभी भी 4 हिस्सों में बंटवारा किया जा सकता है। आपका क्या विचार? सर बंटवारा करने के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि चूँकि इसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अधिक डाइवर्सिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसिलिटी होगी सुविधा के कारण इसको डिवाइड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सर अगर मैं अपना तर्क दूं तो वो ये है कि इसका डिवीज़न ना किया जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो हैविली डिपेंड है जो वेस्टर्न यूपी है उस पर। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ सकती है। डिवाइड ना करके हम ऐसा कर सकते हैं कि और अधिक ज़िले बना सकते हैं। सर अगर डेटा देखें 1990s में आज की तुलना में जो आबादी है वो लगभग आधी थी और उस समय 63 ज़िले थे, लेकिन आबादी डबल हो जाने के बाद भी अभी हमारे पास केवल 75 ज़िले ही हैं। तो जो बड़े ज़िले हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड के लिए, पूर्वांचल के लिए, जो कि उस एरिया की जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रख करके कोई पॉलिसी बनाए। थैंक यू। सच्चिदानंद, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि डिवाइड करने के बजाय ज़िले बढ़ा दिए जाए। यस सर। तो फिर उत्तराखंड बनाया गया, यस सर। छत्तीसगढ़ बनाया गया, यस। झारखंड बनाया गया। तो इनके बनाने के निर्णय गलत माने जाए? सर गलत तो नहीं माने जाए, लेकिन जिस उद्देश्य से बनाया गया संभवतः वो पूरा नहीं हुआ। अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। झारखंड में भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ही रही है, कई बार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो इन अनुभवों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य ना बनाए जाएं, क्योंकि इससे विवाद भी उत्पन्न होता है। जैसे अगर विवाद की बात करें तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो डिवीज़न एक सलूशन नहीं है सर। इसके लिए अगर हम उस क्षेत्र की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को ध्यान में रख करके कोई नीति बनाएं तो वो मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावी होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लें, जो यूनाइटेड पंजाब होता था कभी, यस सर। उसको डिवाइड करके हिमाचल बना,
हरियाणा बना, हरियाणा, पंजाब बना, यस तीनों डेवलप स्टेट्स आते हैं आज। यस सर। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, जस्टिफिकेशन है यूपी डिवाइड करने का। यस सर। सर इन राज्यों को डिवाइड करने का जो विशेष कारण था वो तो एक लैंग्वेज के आधार पर था कि जो पंजाब है वहाँ पंजाबी बोली जाती है और सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो एक उसका कारण था डिवीज़न करने का। दोनों के नेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, अगर जोग्राफिकल नेचर देखें तो उसमें भी डिफरेंस था। पर सर उस समय की स्थितियाँ अलग थी, लेकिन अब डिवीज़न कोई सलूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य हो रहे हैं, तो हमें उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि डिवाइड करना चाहिए। उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि डिवीज़न सलूशन नहीं हो सकता है। चलिए, अगर स्टेट डिवाइड नहीं कर रहे हैं यस सर। तो एक डिमांड वेस्ट यूपी की बहुत दिनों से पेंडिंग है कि हमें हाई कोर्ट की बेंच मिलनी चाहिए। यस सर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का जो पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है, और हमारे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसकी एक बेंच इलाहाबाद में है और दूसरी लखनऊ में है। तो वेस्टर्न यूपी के लोगों को काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है अगर हाई कोर्ट के किसी लिटिगेशन में शामिल होते हैं। तो मेरा मत ये है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो एक बेंच वेस्टर्न यूपी में बनाया जाना चाहिए, वो ज़्यादा सही होगा सर। अच्छा, ठीक है। एक आजकल डिमांड बहुत जोर पकड़ रही है कास्ट बेस्ड सेंसस की। यस सर। आप सहमत हैं? सर कास्ट बेस्ड सेंसस के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रिपरकशंस होंगे। अगर पॉजिटिव की बात करें तो जो हमारा नारा रहता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उस आधार पर जो जातियां पिछड़ी रह गई हैं उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें लाभ मिलेगा, जैसे रिजर्वेशन हो गया, शिक्षण संस्थानों में लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा। और सर अगर इसके नेगेटिव साइड को देखा जाए तो अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे तो जातिगत जो विभाजन है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर सर मैं अपना मत दूं तो सर कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाना चाहिए। इससे जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो मजबूत होती है। संभावना है कि जातिगत विभाजन बढ़े, लेकिन सर अगर आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा आगे चल करके, तो जातिगत जो विभाजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जातिगत सेंसस के बजाय अगर EWS यस सर के आधार पे रिजर्वेशन देकर कमज़ोर तबके को उठाने की कोशिश की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सर EWS का भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो पिछड़ापन है वो मुख्यतः जातिगत आधार पर है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो मुझे लगता है कि EWS का प्रावधान तो होना ही चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर जो पिछड़ापन है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो EWS का रिजर्वेशन अपनी जगह है, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इलेक्शन का ये वर्ष है। यस सर। और उसमें दो मुद्दे बहुत ज़ोर से उठाए जा रहे हैं। एक तो ये कि EVM के बजाय बैलेट से होना चाहिए। यस सर। ठीक है। और एक वन नेशन वन इलेक्शन का होना चाहिए। तो इन दोनों पर आप अपने विचार रखिए। सर जहाँ तक EVM की बात है तो उस पर ये लगाया जाता है आरोप कि उसे हैक कर लिया जाता है और एक किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को ही सारे वोट चले जाते हैं। तो सर इसके संदर्भ में मैं पूर्व चुनाव आयोग SY कुरैशी साहब का इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उनका मानना था कि ये चीज़ें संभव नहीं है कि EVM को हम हैक कर सकें, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, किसी भी प्रकार की ब्लूटूथ या इस डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी EVM जाती हैं चुनाव के लिए उनको हम अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इनवाइट करते हैं कि आप टेस्ट करके देख लीजिए उनको। तो सर मुझे लगता है कि इसके संदर्भ में जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है वो सच्चाई में ना होकर के पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो मैं वापस ये नहीं कहूँगा कि EVM को बैलेट पेपर से रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रेग्रेसिव स्टेप होगा। और EVM के बहुत सारे फ़ायदे भी आए हैं, जैसे कि वोटर टर्नआउट बढ़ा है, जो अवैध मत होते थे बैलेट पेपर से कराए जाते थे उनमें कमी आई है। तो EVM को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, लेकिन सर साथ साथ चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वो EVM की विश्वसनीयता को बनाए रखे और
पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका भी ये मुद्दा होता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उनको समय दिया जाए, उनको दिखाया जाए कि नहीं, ऐसी चीज़ें संभव नहीं है। और अगर सर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो इसका तात्पर्य ये है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। सर इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्रभाव हैं। अगर पॉजिटिव में देखें तो जो चुनाव का जो खर्च होता है उसमें कमी आएगी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज रहती हैं चुनाव में, उनके जो कार्यबल है उस पर कमी आएगी। और जो रक्षा बल है, जिनका मेन उद्देश्य जो उनका है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगी। उसके साथ साथ जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उनमें भी कमी आएगी। लेकिन सर अगर इसके नेगेटिव रिपरकशंस को देखें तो ये संभावना व्यक्त की जाती है कि इससे संघवाद खतरे में होगा। राज्यों में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाएंगे। और अगर सर वन नेशन वन इलेक्शन कराना है तो हमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबके साथ बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए। उसके साथ इस मुद्दे पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर बीच में कोई विधानसभा भंग हो जाती है या लोकसभा भंग हो जाती है तो आगे हमें क्या करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, जौनपुर में यस सब्जियों में यस एक सब्जी बहुत मशहूर है, क्या है? सर मूली की खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी कुछ खासियत बताइए बोर्ड को, क्यों मशहूर है? सर काफ़ी लंबी होती है वो, उसकी लंबाई के कारण वो प्रसिद्ध है। वजन? ये सब वजन के कारण। एवरेज वजन क्या होता है? सर एवरेज वजन तो मैंने कभी मैं कभी इसके बारे में नहीं वो कर पाया हूँ कि एवरेज वजन कितना हो, लेकिन काफ़ी बड़ी और मोटी होती है, सॉफ्ट होती है, तो इस वजह से उसका नाम है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू। ओके सर। सच्चिदानंद, यस सर। कैसा हो? बढ़िया हूँ सर। नॉर्मल? यस सर। स्टे कूल, काम? यस यस। आप कंटेम्प्रेरी हिंदी मूवीज़ देखते हो, तो एक तो हो गया एंटरटेनमेंट पार्ट, बाकी व्हाट यू गेन, आपको इससे क्या फ़ायदा होता है? सर मूवीज़ जो होती हैं साहित्य का ही एक रूप है। आज अगर माना जाए साहित्य को ब्रॉडर उससे देखा जाए तो साहित्य का एक रूप है, और साहित्य समाज की परिस्थितियों को दिखाता है, तो मूवी भी यही चीज़ें करती हैं। तो मूवी समाज में चल रही जो भी चीज़ें हैं उनको हमें दिखाती हैं, तो उससे हमें एक आइडिया लगता है कि समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सुधार किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से मूवी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सामाजिक स्थितियों को हम समझ पाते हैं, लोगों की समस्याओं को समझ पाते हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर भावनात्मक जो भावनाएं हैं उनको भी मजबूत करती हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको भी मजबूत लेकिन करती आप कह रहे हैं कंटेम्प्रेरी हिंदी मूवीज़, sir. क्लासिकल हिंदी मूवीज़ तो बनती थी सोशल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, कंटेम्प्रेरी हिंदी मूवीज़ तो उस टाइप से बनती नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते कि ये बनती ही नहीं है, अनुपात कम हो गया है, लेकिन बनती हैं अभी भी। बनती हैं, अच्छा, जैसे अच्छा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अभी हाल में जो एक मूवी आई है जवान, उसने जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है उस चीज़ को उजागर करने का प्रयास किया है, लोगों को मोटिवेट किया है। फाइन। तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हाँ, यस सर। अगर मैं ये कहूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंसेस को रिडंडेंट कर दिया है। सर एक बार पूछिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दूरियों को यस सर। रिडंडेंट कर दिया है। यस सर। हम्म? यस सर। तो राज्य कितना बड़ा या कितना छोटा है ये मैटर ही नहीं करता। मुख्यमंत्री जी जिन 5 जिलाधिकारियों या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ बैठक करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैठक कर सकते हैं, Yes. विद हाई रिजोल्यूशन वीडियो, हाई रिजोल्यूशन साउंड। यस ना उनको यहाँ आने की ज़रूरत, ना इनको वहाँ जाने की ज़रूरत। यस। तो क्या ज़रूरत है स्टेट्स को काटने की या इस बारे में सोचने की? ये सर स्टेट का डिवीज़न ज़्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, और नहीं, हम मेरिट पे बात कर रहे हैं। यस सर। सर पॉलिटिकल तो कुछ भी हो सकता है। ये सर अगर इसके फायदे को देख करके कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि राज्य को इस समय डिवाइड किया आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। यस सर। आपने बहुत कुछ बोला कि यूपी को क्यों नहीं डिवाइड करना चाहिए, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस एंगल को तो बताया ही नहीं। यस सर। कि आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने दूरियों को रिडंडेंट कर दिया। रिडंडेंट कर दिया। यस सर। दूरियां मैटर ही नहीं करते। आपका बेटा यूके में होगा, आप एवरी डे एनी टाइम ऑफ द डे बात कर सकते हो। यस। एनीवे फाइन, ठीक है। तो
ये बताओ कि जो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो और बहुत से प्लेयर हैं लाइक जियो है, एयरटेल है, वोडा इंडिया है, यस ये वोडा इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है? अक्सर हम देखते हैं ये न्यूज़ आती रहती है इनके बारे में। सर, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई खास प्रॉब्लम ध्यान में नहीं आ रही है? यस सर। हम्म? अच्छा, ये 5G क्या चीज़ है? सर 5G रेडियो कम्युनिकेशन का एक जनरेशन है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन का एक जनरेशन है। तो ये क्या है? वो तो 2G से भी करते थे हम, यस सर। 3G से भी करते थे, 5G में क्या डिफरेंस है? सर इसके पहले की जो जनरेशन्स थी उनसे और 5G या 6G जो आने वाली हैं उनमें जो डिफरेंस है वो एक डिफरेंस तो उनकी स्पीड को लेकर के है कि जो डाटा ये सर डाटा डाटा ट्रांसफ़र शेयरिंग। की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है 2G से, Okay. 2G या 3G से। दूसरा है सर जो विलंबता होती है लेटेंसी, उसमें भी 5G काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। उसकी जो विलंबता है 10 मिली सेकेंड से भी कम है और उसके पहले की जो थी उनमें विलंबता ज़्यादा थी। और तीसरा सर जो आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ये सब चीज़ें 5G या 6G आसानी से हैंडल कर सकती है, जबकि जो थर्ड जनरेशन या उसके पहले की जो जनरेशन है उसमें उतनी अच्छे रिस्पांस नहीं आते हैं। ओके फाइन, ठीक है। और कोई इशू था मतलब 5G 4G और कोई इशू है जिसके कारण हमें ये कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिलती? दिल्ली में भी अक्सर हम देखते हैं कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिलती। सॉरी सर, ऐसा कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। याद नहीं आ रहा। आप IPS में भी आना चाहते हैं, आंतरिक सुरक्षा के क्या मसले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए? सर अगर मैं इनको क्लासिफाई करूं तो सबसे पहला तो ये है कि जो फेक न्यूज़ का प्रसार है, फेक न्यूज़, अच्छा, फेक न्यूज़ और सांप्रदायिकता की जो समस्या है, एक तो ये है। दूसरा सर जो हमारा रेड कॉरिडोर है कुछ राज्यों में, वहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर उग्रवाद की समस्या है। उसके साथ उग्रवाद या इंसर्जेंसी, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी दो अलग चीज़ हैं। ये सर इंसर्जेंसी की बात, इंसर्जेंसी, यस सर। और अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखें तो वहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो एक आंतरिक सुरक्षा के लिए। तो अभी आंतरिक सुरक्षा के मामले में हमारे गृह मंत्री जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था जम्मू कश्मीर के संबंध में। वो क्या स्टेटमेंट था? अभी हाल फिलहाल में आया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर ऐसा कुछ। अखबार पढ़ा तो यस सर। गृह मंत्री जी ने कहा है कि बीते वर्ष टारगेटेड किलिंग एक भी सिविलियन की नहीं हुई, एक भी स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ। यस सर, ये पढ़ा था मैंने सर। पढ़ा था सर ये। तो आप भूल क्यों गए? सर मैं सोच रहा था कुछ और स्पेसिफिक उन्होंने कहा। गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है। यस सर। बहुत बड़ी बात है कि पूरे साल में एक भी टारगेटेड किलिंग नहीं हुई। यस सर। फाइन, प्लीज। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये आप तो बताइए, ये आप 7-8 साल में कुछ नौकरी भी नहीं कर रहे और ये आपके पिताजी भी ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, तो आप अपने को सस्टेन कैसे करते हैं? सर मेरे छोटे भाई हैं, वो जॉब करते हैं तो कुछ पैसे वो भेजते हैं। उसके साथ मैं पार्ट टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ फ्रीलांसिंग का काम कर लेता हूँ, जैसे कॉपी चेक करना हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, तो उससे खर्च चल जाता है। आपका प्लान बी क्या है? सर अभी तो कोई प्लान भी नहीं है, यही है प्लान सिविल सेवा के लिए। अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है तो मैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, अभी वहाँ पर सफलता नहीं मिल पाई है। तो अगर यहाँ नहीं होता है तो मैं स्टेट के लिए भी साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। पर जहाँ भी आपने चॉइस बढ़ी है तो स्टेट की चॉइस अपने जो दानिक्स सर्विस है वो काफ़ी ऊपर बढ़ी है। आप ग्रुप ए की बजाय ग्रुप बी में जाना चाहते हैं, क्यों? सर जो प्रमुख कारण ये है कि चूँकि दानिक्स और दानिप्स का जो नेचर है जॉब का वो IAS और IPS से मिलता जुलता है। मेरी पहली प्रेफरेंस यही दोनों सर्विसेज हैं। और दूसरा कारण है कि अगर मुझे दानिक्स या दानिप्स मिलती है, अगर IAS या IPS तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं, तो चूँकि दिल्ली में ही रहना होगा, दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी, तो मैं एक बार और ट्राई कर सकूंगा सिविल फिर सेवा। इसका नंबर 4 मतलब होना चाहिए था, इन 9 क्यों है? क्योंकि बीच में कुछ आपने ग्रुप ए बढ़ी है, रेवेन्यू और ये सब बढ़ के फिर इसमें आ गए, फिर ग्रुप ए में चले गए। कंफ्यूजन क्या है? नहीं, कंफ्यूजन सर नहीं है। मैंने अपने सीनियर्स से पूछा था कि जो सर्विसेज हैं उनमें क्या स्कोप होता है, कैसे उनका प्रोग्रेस होता है। तो उन्होंने यही मुझे सजेस्ट किया था कि कुछ जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर IAS IPS नहीं भी मिलता है तो भी आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रैंक आई और ऐसी कोई सर्विस मिल गई जो कहीं और दिल्ली छोड़ करके जाना हुआ, तो शायद मैं अगला अटेम्प्ट भी ना ले पाऊँ।
तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है कुछ सेवाओं से। ओके, आप हिंदी साहित्य आपका Yes, ऑप्शन है। कमायनी की कुछ पंक्तियाँ शुरू, कमायनी कहाँ से होती है, कुछ पंक्तियाँ याद है आपको? सर कामायनी की पंक्तियाँ याद नहीं सर मुझे। नहीं याद है। नहीं सर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ किसी कविता की पंक्तियाँ याद है कुछ? सर जूही की कली या भिक्षुक या कोई? नहीं सर, हमारे सिलेबस में राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा में क्या है राम की शक्ति पूजा? सर राम की शक्ति पूजा का एक जो संदर्भ बैठता है वो ये भी है कि ये हमारे स्वाधीनता आंदोलन को प्रकट करती है। स्वाधीनता आंदोलन तो कैसे लिंक हो गया उसका? सर इस तरह से लिंक होती है कि जो भगवान श्री राम है उनको माना जाता है कि महात्मा गांधी उनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्वाधीनता आंदोलन में, और जो रावण है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जिस प्रकार से भगवान राम सत्य की राह पर चलते हुए उनसे लड़ते हैं और देखते हैं कि जो शक्ति है वो अधर्म के पक्ष में है, और इसी तरह से महात्मा गांधी भी सत्य की राह पर चलते हुए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। उसमें सर जो बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं। ठीक है, मैंने राम की शक्ति पूजा भी पढ़ी है, मैंने मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट भी पढ़ा है। मुझे लगता है दोनों में काफ़ी समानता है। आपको आइडिया है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट में क्या था? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा है कभी इसको। उसको आपने नहीं पढ़ा? यस सर। हिंदी के कवि और लेखक हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे, यस सर। उसकी कोई रचना पढ़ी है आपने? सर उनकी रचना है असाध्य वीणा, उसको पढ़ा है। तो किस श्रेणी में पाते हैं आप अगेय की कविता या अगेय की लेखनी किस श्रेणी में पाते हैं आप? क्या है सर श्रेणी का मैं अर्थ नहीं समझ रहा हूँ। श्रेणी मतलब जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब वाद चले ये सर। इसमें, तो ये किस वाद के पास आप समझते हैं कि? सर अज्ञेय को प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही धाराओं में रखा जाता है। तो उनका यही मानना था कि जो भी समस्याएं हैं उनको हम एज इट इज़ मान नहीं लेंगे, हम प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि उन समस्याओं का किस तरह से समाधान हो सकता है। तो उनको प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही धाराओं में रखा जाता है। अच्छा, हिंदी में ये एक जो व्याकरण है, जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद है, कोई कुछ क्लियर नहीं है। Yes, कौन सी चीज़ स्त्रीलिंग होगी, कौन सी पुल्लिंग, क्यों ऐसा क्यों? बाकी भाषाओं में इस तरह की समस्या नहीं है, हिंदी में ये है। सर हिंदी में इसलिए इसकी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारे यहाँ जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग डिसाइड करने का कोई ऑब्जेक्टिव रूल नहीं है, नियम नहीं है, वस्तुनिष्ठ नियम नहीं है। ये जो सामान्य बोलचाल और व्यवहार से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी चीज़ को पुल्लिंग माना जाए या स्त्रीलिंग माना जाए। और इसके जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके लिंग निर्धारण में समस्याएं आती हैं, या जो कोई पदनाम है उसके लिंग निर्धारण में समस्या आती है। जैसे राष्ट्रपति कोई महिला हो या पुरुष हो, राष्ट्रपति ही बोला जाता है। और जैसे जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं कि हवा बह रही है या हवा चल रहा है, ट्रक आ रही है या ट्रक जा रही है, ट्रैक्टर आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो लोक व्यवहार से ही डिसाइड हुई हैं, कोई ऑब्जेक्टिव इसके लिए नियम नहीं था, इस वजह से समस्या है। अंतिम प्रश्न, आपने ये स्टेम सेल थेरेपी के बारे में सुना है? ये सर सुना है। क्या होती है स्टेम सेल थेरेपी? सर स्टेम सेल थेरेपी में जो कोई फीटस होता है, अगर उसमें कोई आनुवंशिक समस्या होती है तो उसके सुधार के लिए इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है सर। चलो और भी काफ़ी है, पर एक इसका बहुत एक है कि ये आपकी एजिंग यस सर। को स्लो कर देता है या रिवर्स कर देता है। तो यदि कोई आदमी के पास पैसे हैं, डॉक्टर करने को तैयार है, तो वो आदमी तो मतलब 200 साल तक जिंदा रह सकता है। ये सर लेकिन अभी इतना कोई एडवांस ये नहीं हो पाई है कि इस चीज़ को है तो सही, अभी इसको ये यदि संभावना- ऐसा हो जाए तो फिर कैसे क्या होगा? से संभावना है इस चीज़ की। सरकार को रेगुलेशन ला करके इस प्रकार के जो भी प्रयोग हैं उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे डिजाइनर बेबी से लेकर के जैसा कि आप कह रहे हैं कि एज को रिवर्स कर दिया जाए, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। पर अभी ये बहुत अधिक एडवांस स्टेज में नहीं है, अपने प्राथमिक स्टेज में ही है, और सरकार को इसे रेगुलेट करने के लिए कोई विनियम बनाने की आवश्यकता है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। सच्चिदानंद, यस सर। आपके नाम का क्या मतलब है? सर सच्चिदानंद नाम का अगर अर्थ देखा जाए तो दो तरीके से मैं इसका अर्थ बताना चाहूँगा। एक तो सामान्य बोलचाल की भाषा में सत्यचित आनंद से बनता है, तो इसको कहा जा सकता है कि जो सच्चे मन से प्रसन्न रहता हो। दूसरा अगर दार्शनिक संदर्भ में देखें तो इसको कहा जाता है, ये माना जाता है, जैसे वैष्णव वेदांत है उस दर्शन में ये माना जाता है कि जो संपूर्ण जगत है उसमें जो निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनका निर्माण सत्य से होता है,
और जो सजीव हैं उनका निर्माण सत और चित्त से मिल करके होता है, तथा जो परम सत्ता है, जो ब्रह्म है या जो इस संसार का संचालन करती है, वह सत चित्त और आनंद से मिल करके बनती है। तो वैष्णव वेदांत में सच्चिदानंद जो है वो भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। सत्य और सत्य में क्या डिफरेंस है? सत और सत्य, सत्य, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ओके, आप बीटेक इन आईटी एनआईटी रायपुर के स्टूडेंट हैं। यस आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यस सर। बताइए कुछ उसके बारे में। सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि हमारे आसपास के जो भी अप्लायंसेस हैं, डिवाइसेस हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगेंगी, वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और एक का जो कार्य होगा वो दूसरे से जुड़ा होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो यहाँ पर अगर एसी और हमारी कार या हमारी जो डोर है वो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हों और कम्युनिकेट कर रहे हों, तो जैसे ही हम अपना डोर बंद करके बाहर निकलेंगे तो हमारी एसी बंद हो जाएगी। बाहर निकलने से पहले हमारी कार स्टार्ट हो जाएगी, उसकी एसी स्टार्ट हो जाएगी, इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब हम कार में बैठेंगे तो गेट अपने आप बंद हो जाएगा घर का और वो चीज़ चलने लगेगी। जैसे ही हम वापस आ रहे होंगे तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे कार होगी तो हमारे जो एसी है, कूलिंग फैन है, वो सारी चीज़ें चलने लगेगी। भारत सरकार कहाँ पे यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है आईओटी का? सर कोई आइडिया नहीं मुझे इसके बारे में। नॉट अवेयर। मेटावर्स? सर मुझे पढ़ना पड़ेगा मेटावर्स। मेटावर्स आपने नहीं सुना है? सुना है सर, लेकिन अभी बताने की हालत में नहीं था। आप नहीं डिटेल में जानते पढ़ा मेटावर्स क्या है? सर डिटेल में नहीं Okay. पता मुझे इसके बारे में। चैट जीपीटी आप इस्तेमाल करते होंगे, यस सर। उसका कौन से मॉडल पे बेस्ड है चैट जीपीटी? सर ये जनरेटिव एआई का मॉडल है, जो कि पहले से जो जनरेटिव मॉडल्स के लिए जो हम डेटा देते हैं उसे ट्रेन करते हैं और उस आधार पर वो हमको रिस्पांस देती है सर। ओके, कमेंट कीजिए। स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि एआई इज़ द वर्स्ट थिंग हैपन टू ह्यूमंस। कमेंट कीजिए इस पे। सर एआई के पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जॉब लॉस की जो सबसे बड़ी समस्या सुनने में आती है कि इससे लोग बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ जो डीप फेक की समस्या है उसमें भी ये योगदान देगी, और उसके साथ ही सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भ्रामक सूचनाओं का प्रसार भी कर सकती है। लेकिन अगर सकारात्मक पहलू को देखें तो चूंकि ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शायद इसी पर आधारित होगा, तो हमें इसको एकदम से त्याग नहीं देना होगा, हमें इसे रेगुलेट करने की दिशा में कदम उठाना होगा। उसके लिए हमें कुछ नैतिक मानदंड बनाने होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से कार्य करे। जैसे अगर हम कहें तो पहला जो मानदंड होना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट होंगे या कोई भी मशीन होगी, वो जो सोशल वैल्यूज़ हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उन पर बेस्ड हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अकाउंटेबिलिटी हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उनसे मुक्त रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही एआई मॉडल को विकसित करना चाहिए। ओके, थैंक यू सच्चिदानंद। कब है आपका इंटरव्यू? सर 2 फरवरी को है। 2 फरवरी, टाइम ही नहीं बचा। अब इसके बाद मॉक्स मत लीजिएगा। यस सर। 5-6 मॉक हो गए हैं सर, तो अब शायद कोटा कंप्लीट है। यस। तो कैसा लगता है आपको, तैयारी कैसी गई है? सर ठीक है, कुछ और चीज़ें जैसे सर ने पूछा थोड़ा उसको पढ़ लूँगा मैं, मेटावर्स वगैरह इन चीज़ों को जो हाँ, इसमें ब्रश अप कर current- लीजिए। देखिए 3-4 शोध से आते हैं, आप तो जानते ही हैं। यस सर। डैप से आएंगे, करंट इवेंट से आएंगे, सब्जेक्ट से आएंगे, जॉब से आएंगे। यस सर। तो बेसिकली वो ये देख रहे हैं कि आप में ऑफिसर जैसे गुण हैं या नहीं। यस तो पहले तो बिल्कुल क्लीन शेवन, प्रॉपर्ली बाल को काढ़े हुए, ये सब अपीयरेंस जो है वो ऑफिसर जैसा होना चाहिए। सर सेविंग कर लूँगा सर, क्योंकि अभी हर दूसरे दिन मॉक हो रहा है तो करना थोड़ा सा। ज़्यादा नहीं करना। तो बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, क्योंकि आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत है सभी एरियाज में जो बात हुई। अब वहाँ पर आप जाइए बिल्कुल विद अ अनक्लटर्ड माइंड। यस हाँ, टेंशन, कोई टेंशन नहीं। यस। एक तरीके, ये इंटरोगेशन तो है नहीं, कन्वर्सेशन। आपस में आदान प्रदान, यस सर। हाँ, व्यूज़ का एक्सचेंज। तो बस ये है कि कोशिश ये कीजिएगा
कि टू द पॉइंट बिजनेस लाइक आंसर्स यस सर, बिटवीन 1 मिनट एंड 1.5 मिनट के बीच, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। यस सर, और इंटरनल लॉजिक भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। हम लोग ने बात की कि यूपी इतना विशाल प्रदेश है, इसको बाइफिकेशन किया जाए या नहीं। आपने कहा नहीं, बाइफिकेशन नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स और कार्व आउट हो सकती है। तो carving out of districts will make the problem even worse. You should बात not जो हो sound रही है like ना- an activist. Sorry, sir. You should not sound like an activist. ओके सर, Please. बात तो ये हो रही है कि because it is so vast and because it has so many districts, it is not governable properly. अब आपने जो solution दिया वो तो और भी ज़रा उसको और problematic कर देगा। तो थोड़ा सा internal logic को देख लिया करें। और ये ख़ास तौर से ये जो DAF related है, इस पर पकड़ पूरी होनी चाहिए। Metaverse is nothing except internet in 3D. Best of luck. ओके बहुत बढ़िया करेंगे आप। Just one thing. थैंक यू। जैसे ये IAS, ये सर क्वेश्चन आएगा ही कि why you want to join. यस सर, आपका इम्फेसिस डाइवर्सिटी एंड दिस एंड दैट अपनी जगह पर है। आपका मेन इम्फेसिस होना चाहिए लोक सेवा, यस सर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक संघ लोक सेवा आयोग, Yes. पब्लिक सर्विस लोक सेवा। तो यहाँ पे आप आ रहे हैं लोक सेवा के लिए, आपका आंसर उस पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक सर, डाइवर्सिटी दिस एंड दैट वो सब अपनी जगह पर है, बट वो पेरिफेरल है। मैन है, यू आर कमिंग हियर फॉर लोक सेवा। ये तो बाकी जॉब्स भी देंगे आपको ना, डाइवर्सिटी बाकी जॉब्स भी दे सकते हैं। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।